नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत। क्या आप जानते हैं इस देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरी खबर कहां से आ रही है? सबसे ज्यादा लोग कहां मर रहे हैं और सबसे ज्यादा कोरोना केसेस कहां दर्ज हो रहे हैं? कौन सा ऐसा शहर और कौन सा ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा तादाद में माइग्रेंट्स अपने घर लौट चुके हैं जो वापसी का नाम नहीं ले रहे हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जो इस देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है? ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करोड़पति या फिर अरबपति इसी शहर में रहते हैं। कौन सा ऐसा शहर है जिसकी लाइफलाइन पूरी तरह से ट्रेन्स पर टिकी हुई है जो अब पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है? कौन सा ऐसा शहर है जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है लेकिन आज उस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है? आपने सही समझा, आप उस शहर को जानते हैं, बल्कि कह सकते हैं इस देश की धड़कन भी वही है, क्योंकि सारे पूंजीपति और सारा पैसा इस देश का वही है और वो है मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई, हादसों का शहर मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई, आप चीज किसी नाम से बुला ले, मुंबई। आज मुंबई का यह हाल हो चुका है कि यह सिर्फ कारोबारी नुकसान नहीं बल्कि मुंबई अपनी पहचान अब खोती जा रही है। क्यों? सबसे बड़ा वजह है कोरोना वायरस का पैंडेमिक सिचुएशन। जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो चिंताजनक है, न सिर्फ नंबर ऑफ केसेस को लेकर, नंबर ऑफ डेथ को लेकर, बल्कि इकोनॉमिक लॉस को लेकर, पॉलिटिकल तमाशे को लेकर, मीडिया कवरेज को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुंबई के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही नेगेटिव फैक्टर्स मुंबई के प्रति जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्रिटिसाइज करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें कौन से ऐसे मुद्दे, कौन से ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उसे डिजिटल शो के रूप में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाऊं, कौन से मुद्दों पे मैं बात करूं। आप वो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह गुनावत को। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा इस वक्त हमारे सामने हैं, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। कोरोना वायरस का जो डेटा इस वक्त सामने है बड़ा चिंताजनक है। कल रात तक यानी बुधवार रात तक जो कोरोना केसेस के नंबर सामने आए हैं उसके हिसाब से 11,21,000 कोरोना केसेस अब तक महाराष्ट्र में दर्ज हो चुके हैं, जो इस पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उस पे नंबर 1 पे है। 30,880 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी मौत के नंबर्स में भी रैंकिंग के हिसाब से महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। करीब 7,75,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं, यानी 11,21,000 केसेस जो आए हुए हैं उसमें से 7,75,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं, यानी इस वक्त जो एक्टिव केसेस है वो करीब 3 लाख के आसपास है। बुधवार के दिन यानी एक ही दिन में, कल के दिन 23,365 केसेस दर्ज हुए हैं, यानी आए हैं सामने। वो कई बार जब आगे की जांच होती है, टेस्टिंग होती है, तो कई बार वो पॉजिटिव निकल आते हैं, कई बार नेगेटिव होता है, वो बात की बात है, लेकिन हर दिन इतने केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो इस वक्त जो डेटा सामने आ रहा है कि पूरे देश में महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पोजीशन चल रहा है नंबर ऑफ केसेस को के नाम पर या फिर नंबर ऑफ डेथ के नाम पर। और राज्यों की अगर हम तुलना करें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, इन टॉप 5 स्टेट्स में दिल्ली कहीं नहीं है, जबकि कुछ महीनों पहले दिल्ली का नाम काफी सुर्खियों में था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्ट्रैटेजी के तहत इस पूरे कोरोना का काल में और कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है सभी रूट्स पर। ये स्थिति मुंबई की अब नहीं है। मुंबई में लोकल ट्रेन्स बंद है, लगभग बंद जैसे हैं। जो थोड़े बहुत भी चल रहे हैं लोकल ट्रेन्स वो सिर्फ सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों
या पत्रकारों के लिए या फिर चुनिंदा लोगों के लिए जो अपना आईडी कार्ड दिखा के ही ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मुंबई की आम जनता के लिए वो ट्रेन नहीं है। यानी मुंबई की जो लाइफलाइन होती है लोकल ट्रेन, वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। और जाहिर सी बात है, जब 60 से 70% मुंबई की जनता जो इन ट्रेन के भरोसे जीती है, जब वो सफर नहीं करेगी, जो ट्रैवल नहीं करेगी, अपने काम धंधे पे नहीं पहुंचेगी, तो आप उस शहर की इकोनॉमी कहीं ना कहीं थमी सी हुई है, रुकी सी हुई है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। दूसरी अगर बातों पे ध्यान दें कि आखिर मुंबई को इस कोरोना केसेस के जो नंबर्स आ रहे हैं उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है। रीजन ये है कि भाई एयरपोर्ट पे आपको उतरते ही क्वारंटाइन गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे जो काफी स्ट्रिक्ट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर शुरुआत में यह तय किया था कि भाई पहले 25 फ्लाइट्स उड़ान भरेगी, उसके बाद 50 फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। डिपार्चर काफी कम हो रहे हैं, अराइवल्स काफी कम हो रहे हैं। जो भी ट्रैवलर्स बाहर से आने वाले जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं मुंबई आने के लिए, इसकी बजाय किसी और शहर में वो जाना ठीक समझ रहे हैं। यही रीजन है कि मुंबई को एक जोरदार झटका लगा है पिछले 2 दिनों में। मुंबई की पहचान ये होती थी हमेशा कि भाई मुंबई इस देश में दिल्ली के बाद सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट के तौर पे जाना जाता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब नंबर 2 पे बेंगलुरु आ चुका है। जी हां, इस वक्त मुंबई में 1527 फ्लाइट्स डिपार्चर करती है, जहां बेंगलोर में 3051 फ्लाइट्स डिपार्चर करती है। काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का अंतर है। तो जहां ज्यादा डिपार्चर हो रहे हैं, अराइवल्स हो रहे हैं, तो लोग वहां ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और यही रीजन है कि बैंगलोर का ऑपरेशन काफी हद तक स्मूथ चल रहा है और मुंबई का ऑपरेशन स्मूथ नहीं चल रहा है, बल्कि अब तो पायदान में और नीचे की ओर जा रही है। आपको याद होगा 25 मई 2020 को पूरे देश के डोमेस्टिक फ्लाइट्स को शुरू कर दिया गया था और शुरुआत के जो आंकड़े आए थे उस हिसाब से मुंबई एयरपोर्ट नंबर 2 पे चल रहा था। लेकिन उसके ठीक बाद जुलाई में जब डेटा आया तो उसके तहत दिल्ली नंबर 1, बैंगलोर नंबर 2, हैदराबाद तीसरे पे था और चौथे पे मुंबई था, उसके बाद कोलकाता और चेन्नई था। लेकिन इस वक्त जो अगस्त के डेटा है, साफ तौर पे मुंबई से वो गद्दी छीन ली गई है नंबर 2 पोजीशन की और वो बैंगलोर ने ले लिया है, बल्कि बैंगलोर से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अच्छी उड़ान भर रही है। अब जब मैंने MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से बात की भाई कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो एयरपोर्ट पे फॉलो किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती। अब ये उनका रीजन है, लेकिन इसका खामियाजा मुंबई को भुगतना पड़ रहा है ब्रांडिंग के तौर पर, कारोबार के तौर पर। अब हम कारोबार पे आते हैं। मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, उसी समय मार्च के एंड में एक रिपोर्ट आती है ये कहते हुए कि यदि ये लॉकडाउन बरकरार रहता है तो मुंबई शहर को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को करीब 16,000 करोड़ का नुकसान प्रति महीने उठाना पड़ सकता है। 7 महीने बीत चुके हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपका यह आंकड़ा करीब करीब 80 या 90,000 करोड़ तक जा चुका होगा। लेकिन अब जो डेटा आया है, जुलाई के महीने में जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इस देश के 21 राज्यों में, या फिर कहें इस देश के 21 राज्यों को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसमें से जो टॉप राज्य है उसमें गोवा है, गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। इन राज्यों की स्थिति यह है कि इन राज्यों का जो खुद का जो रेवेन्यू है वो उस पर काफी चोट पहुंच चुका है। यदि हम गुजरात की बात करें तो जो डेटा कहता है तकरीबन 76% नुकसान गुजरात के खुद के रेवेन्यू पे पड़ा है, द स्टेट रेवेन्यूज। यही हाल महाराष्ट्र का है, तकरीबन 69%, या फिर हम कह लें लगभग 70% नुकसान महाराष्ट्र के स्टेट रेवेन्यू में पड़ा है। अब आप पूछेंगे भी स्टेट रेवेन्यू क्या क्या होता है? वैट होता है, एक्साइज होता है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं, टैक्स ऑन व्हीकल्स होते हैं, टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी होता है और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं। तो ये तमाम अगर देखें तो ये से एक स्टेट का रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। तो इस वक्त
काफ़ी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। स्टेट के टैक्स अगर सिचुएशन को देखें, रिटेल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये ओवरऑल कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो मुंबई की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिटेल सेक्टर इस देश में तकरीबन $750 बिलियन का है, जिसका 5% हिस्सा मुंबई कंट्रीब्यूट करता है। एक रिपोर्ट जो कहती है, जो अब अप्रैल 2020 में आई थी, कि भी रिटेल सेक्टर को करीब 5 से 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। मुंबई का कंट्रीब्यूशन कितना है उसका ब्रेकअप नहीं था, ये ओवरऑल था। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आपको बता दें कि मुंबई से और खासतौर पर महाराष्ट्र से करीब 11 लाख माइग्रेंट्स अपने घर लौट चुके हैं। कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई बिहार का है, कोई उत्तर भारत के किसी और स्टेट का है, लेकिन जो अब तक वापस नहीं आए हैं। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नागपुर, ऐसे कुछ ऐसे शहर है जहां कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बहुत तेजी से होती है। और मुंबई हम वैसे भी स्काई स्क्रैपर का एक पूरा शहर बन चुका है। यानी इस देश में यदि कोई ऐसा शहर है जिसमें सबसे ऊंची इमारतें अगर दिखाई देगी, वो मुंबई शहर है। दक्षिण मुंबई में ऐसी कई ऐसी बिल्डिंगें बन चुकी हैं जो 60, 70 या 100 मंजिले इमारत के कगार पे पहुंच चुकी है। बल्कि अभी कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहे हैं। लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में काम कहां से होंगे? जब मजदूर अपने घर चले जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैसे आगे बढ़ेगी? तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरी तरह से ठप सा पड़ा हुआ है। ये एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर रिपोर्ट को अगर सही माना जाए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में ही दिखाई दे सकता है। यानी जो आखिरी तिमाही है जनवरी से मार्च 2021 का, उन आखिरी 3 महीनों में ही हम ये देख सकते हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ होगा। यानी हम इस वक्त सेकंड तिमाही में चल रहे हैं। सितंबर जैसे ही खत्म होगा तो आपका दूसरा तिमाही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा तिमाही सितंबर से लेके दिसंबर का होता है, और उसके बाद चौथा तिमाही होता है। तो अब तक कोई ग्रोथ हम देख नहीं रहे हैं। तो और जो कंपनियां इन मजदूरों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, उन्हें काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है, क्योंकि काफी गाइडलाइंस होते हैं उनको कैसे लाएंगे, कितने दिन उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, उसके बाद काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पैसे का फ्लो होता है वो ऑलमोस्ट थमसा गया है। एक स्टैगफ्लेशन में हम ऑलरेडी एंट्री मार चुके हैं। यानी एक स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, दोनों का जो मिश्रण होता है तो स्टैगफ्लेशन होता है। दूसरा रहा आपका एंटरटेनमेंट सेक्टर, जो हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्री है। कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि पिछले 6 महीनों में उनको करीब 9,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो आप अगर हो सके तो इस शहर का, यानी मुंबई शहर जिसे एंटरटेनमेंट हब कहा जाता है, सारी फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, सारी जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जो व्यवसाय है वो सब वहीं टिका हुआ है। तो मल्टीप्लेक्स चाहते हैं कि भाई आप धीरे धीरे इन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स को शुरू करें, ताकि लोग आए, अपने परिवार के साथ आए और हम अपना कुछ कारोबार कर सकें। यही हाल होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस का है। वहाँ एक बड़ा एसोसिएशन है मुंबई में, आहार नाम का, उन्होंने ऑलरेडी अपना रिकमेंडेशन दे दिया है कि भाई हमें पिछले कुछ महीनों में काफ़ी नुकसान हुआ है और हम चाहते हैं कि होटल का धंधा शुरू हो एक बार फिर से। उस पर अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये तमाम जितनी मैंने आपको सेक्टर्स गिनाए हैं, ये तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। उसके अलावा मुंबई में बुलियन मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, बुलियन मार्केट को हम जवेरी बाजार भी कहते हैं, कपड़ा बाजार है, काफ़ी बड़ा बाजार है दक्षिण मुंबई में। उसके अलावा स्टील मार्केट है। कई अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे हैं जहां छोटे मोटे कारोबारी काम करते हैं या उनका धंधा है। ये तमाम इनके से जुड़े हुए जितने भी जो लोग थे अपने अपने घर जा चुके हैं, यानी उनका पूरा धंधा ठप पड़ गया है। तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से सबसे ज़्यादा टैक्स देश को जाता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में दर्ज होता है। उसके बावजूद मुंबई में इस वक्त सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। आप अंबानी को ले लीजिए, बिरला को ले लीजिए, आप महिंद्रास को ले लीजिए, या जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, ब्रांड्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो सब मुंबई में टिके हुए हैं। उसके बावजूद मुंबई का ये हाल है कि इकोनॉमी दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है। इस सब के बावजूद राज्य की जो राजनेता है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इस वक्त महाराष्ट्र सरकार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर बनाई है। तीनों पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी मशक्कत और पूरी ताकत इस बात को लेकर इन मुद्दों पर लगा रहे हैं कि कंगना रनावत को कैसे जवाब दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत में कहीं अपना नेता कहीं अटक न जाए,
आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है तो कहीं वो चंगुल ना फंस जाए इस पूरी जांच में। कंगना रनौत को सबक सिखाने के लिए बीएमसी को काम पे लगाया जा रहा है कि डेमोलिशन करना है, उनका घर को तोड़ना है। बहुत सारे ऐसे बेफिजुल के मुद्दे पे सरकार अपने एफर्ट्स लगा रही है कि जिस और साथ साथ में मीडिया भी उसे कवर कर रही है। आप सबको पता होना चाहिए कि इस देश में मीडिया का जो कवरेज है, दिल्ली के बाद जो सेकंड टीआरपी सेंटर होता है वो मुंबई होता है। यानी हर न्यूज चैनल की जो निगाहें होती है वो मुंबई पे टिकी होती है। वहाँ एंटरटेनमेंट है, वहाँ बॉलीवुड है, वहाँ टीवी है, वहाँ पॉलिटिक्स है, वहाँ राज ठाकरे हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे है, वहाँ शरद पवार है, वहाँ अंबानी है, वहाँ स्टॉक मार्केट है, वहाँ मतलब हर आप जिस किसी बड़े मुद्दे की बात करें तो मुंबई शहर गिना जाता है। और यही रीज़न है कि मुंबई को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे भी लोग समझते हैं। दिल्ली जैसा शहर बहुत ही कंट्रोल तरीके से वहाँ कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में अब भी सिचुएशन बहुत ही डरावनी है। बल्कि लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, ट्रेन में चढ़ने से पहले डर रहे हैं, बल्कि ट्रेन शुरू करने के लिए भी सरकार को 10 बार सोचना पड़ रहा है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से लोकल ट्रेन पे टिका हो, ट्रांसपोर्टेशन पे टिका हुआ हो, वो शहर अभी तो पूरी तरह से थम सा गया है। मुंबई की रफ्तार थम सी गई है, तो कौन इस रफ्तार को तेजी देगा? राज्य सरकार जो बेफिजुल मुद्दों पे अपने एफर्ट्स लगा रही है, मीडिया के सामने आ रही है, इनसे मुंबई की जनता को कोई सरोकार नहीं है। मुंबई की जनता चाहती है कि ट्रेन शुरू हो, बस शुरू हो, उनकी जिंदगी ट्रैक पे आ जाए, वो अपने काम धंधे पे आगे बढ़ सके। जो लोग माइग्रेंट्स है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां यूपी, बिहार, तमाम उत्तर भारतीय लोग काफी तादाद में पहले रहा करते थे, अब जो जा चुके हैं उसके भरोसे मुंबई शहर टिका हुआ है। मुंबई शहर में अगर मेहनत करता है, यानी अपने सर पे, अपने कंधों पर कोई अगर वजन लेके ढोता है, तो उत्तर भारतीय के लोग लेके ढोते हैं। या फिर कहें तो मुंबई शहर की जो जान है वो ये माइग्रेंट्स हैं जो अब जा चुके हैं। उन्हें वापस लाना होगा और मुंबई की इकोनॉमी को एक बार फिर ट्रैक पे लाना होगा। मुंबई जो थम सी गई है, मुंबई का जो चेहरा है वो कहीं खो गया है, पहचान कहीं चुरा ली गई है, उसे वापस से रीगेन करने के लिए अगर जानकारों की बात माने तो करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। यानी मुंबई शहर को एक बार फिर खड़े होने में, अर्थव्यवस्था के तौर पे, कारोबार के तौर पे, व्यवसाय के तौर पे, लोगों की जमा पूंजी के तौर पे इसे कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो क्या सरकार उसे सपोर्ट कर रही है? क्या सरकार उस दिशा में सोच रही है, उस पर काम कर रही है? ये सोचना होगा राज्य सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार को। दूसरी सबसे लास्ट में अहम बात यह है कि देश में करीब 2 करोड़ लोगों की जॉब्स जा चुकी है, जिन्हें रेगुलर सैलरी मिला करती थी, जो रेगुलर काम पे जाते थे, परिवार चलाते थे, खासतौर पे मिडिल क्लास के लोग, उनकी नौकरी जा चुकी है। और सोचिए ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज के जो अगर डेटा अगर आते हैं तो कितने और ज्यादा होंगे आंकड़े। तो मुंबई शहर में जहां काफी तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कमाई नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुका हुआ है, मुंबई जो माया नगरी मुंबई की माया पूरी तरह से गायब हो चुकी है, उस शहर का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है। शुक्रिया, ये शो देखने के लिए शुक्रिया। कोई भी अगर आपको बातें ठीक लगी तो आप इसे प्लीज